प्रिय छात्रों, नमस्कार। बहुत दिनों के बाद हम आप पुनः एक दूसरे से मिल रहे हैं, क्योंकि इस वैश्विक महामारी के दौर में हम एक दूसरे से कट गए थे, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेते हुए हमारी संस्था अनन्या एकेडमी ने अब यह निर्णय लिया है कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस की भी उपस्थिति बनाएंगे। इस कड़ी में हमारी संस्था ने अथक मेहनत करते हुए आपके लिए इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया। यह संस्था शिक्षण कार्य के लिए पिछले अनेक वर्षों से नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है, चाहे वो उच्च शिक्षा से संबंधित यूजीसी की परीक्षाएं रही हो, नेट जेआरएफ, स्लैट अथवा असिस्टेंट प्रोफेसर। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा में जब हम आते हैं तो पीजीटी और टीजीटी की परीक्षाओं के लिए हमारी संस्था ने उच्च स्तर के प्रयास किए, हम सभी लोगों ने मिलकर। इसके अलावा टेट, सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट दोनों के स्तर पर हम सभी ने मिलकर पूरी निष्ठा और लगन के साथ अपने छात्रों के लिए सफल बनाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। पिछले जितने भी रिजल्ट आए, हमारी संस्था का रिजल्ट उसमें सर्वोपरि रहा है। हम इसी उत्साह से ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे हमसे दूर न जा पाएं और हम उन्हें उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने में सफल हो पाए। मैं अरुण पाठक यहाँ अनन्या एकेडमी के इतिहास से संबंधित जो भी आवश्यकताएं पड़ती हैं, वो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की हो या नेट जेआरएफ या अथवा स्लेट की हो अथवा पीजीटी टीजीटी की हो या जो है सुपर टेट जैसी परीक्षाओं को क्वालिफाई कराने के लिए हो, उन सभी के लिए मैं इतिहास विषय को पढ़ाता हूँ। विशेषकर हम पिछले 15 वर्षों से इस संस्था में यूजीसी की जो भी परीक्षाएं हैं, जेआरएफ और नेट, इसके अलावा स्टेट से संबंधित स्लेट, जो प्रदेश स्तर की असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं हैं, उन्हें माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से संबंधित पीजीटी टीजीटी की परीक्षाओं से संबंधित मैं लगातार सतत प्रयास करते हुए बच्चों को तैयारी करा रहा हूं। और हमने हर वर्षों में होने वाली इन संबंधित समस्त परीक्षाओं, उत्तर भारतीय हिंदी भाषी जो बेल्ट की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, उससे संबंधित हम लोग प्रश्नों का संकलन रखते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चंस की प्रवृत्ति क्या बन रही है। उनके माध्यम से हम तैयारी करते हैं स्वयं आपके लिए और एक उच्च स्तर का आपको ज्ञान देने का प्रयास करते हैं और यह दावा करते हैं कि यदि आप एक बार हमारे साथ जुड़े तो उसके पश्चात फिर आपको समस्या इतिहास विषय में नहीं होने वाली है, जिस भी लेवल पर आप हमसे जुड़ेंगे। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने अपने छात्रों को असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ, नेट, स्लेट के लिए जो कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे यूजीसी के फर्स्ट पेपर के लिए, वो भी मैं साथ साथ उन्हें सेवाएं प्रोवाइड कराता हूं। अब कंपलसरी जो पेपर हैं उससे संबंधित क्वेश्चन यहां भी आते हैं और यहां भी आते हैं, जैसे शिक्षण कार्य। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप आसानी से इसको समझ पाएं क्या क्या चीजें हैं। शिक्षण कार्य, शोध,
अध्ययन, संचार, बोध, जन पर्यावरण, शासन एवं राजनीति, आदि से संबंधित समस्त तैयारियां हम जरूरी, जितनी भी आवश्यक कंपलसरी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। एक साथ मिलकर आप सभी के लिए यह पूरी तैयारी कराते हैं। इसके अलावा जब हम पीजीटी और टीजीटी में आते हैं, देखिए प्रश्नों के पैटर्न अलग अलग होते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की जब हम तैयारी कराते हैं, नेट जेआरएफ की तैयारी कराते हैं, स्लेट की तैयारी कराते हैं, तो उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं और उसमें शोध के प्रश्न आते हैं, उसमें इतिहास लेखन से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, इतिहास दर्शन से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो उन सभी को हम एक साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं आपसे। जब हम पीजीटी में आते हैं तो यहां सामान्य इतिहास की जानकारी आपको होनी चाहिए। सामान्य इतिहास से तात्पर्य यहां क्या है? मध्यवर्ती अवस्था है, थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा फैक्ट। और जब हम टीजीटी में जाते हैं तो कुछ ऐसा ही वहां पर भी चीजें होती हैं, बस थोड़े बहुत सिलेबस का अंतर होता है। और इसमें पीजीटी की परीक्षा जो 10+2 लेवल पर होती है, इसके थोड़े से और लेवल हाई होते हैं। आपकी शैक्षणिक योग्यता इसमें जो पोस्ट ग्रेजुएशन विषय में होनी चाहिए। और यहाँ टीजीटी तो विभिन्न विषयों से होता है, विशेषकर हम अगर अपने इतिहास विषय से बात करें तो सामाजिक विषय से संबंधित 2 विषयों का आपको ज्ञान होना चाहिए, है ना। 2 विषयों का कॉम्बिनेशन आपका मिलना चाहिए, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और भूगोल। इन में से कोई 2 आपके मैच करने चाहिए, फिर आपकी तैयारी स्नातक स्तर पर जैसी होती है उसके साथ आपका कार्य संपन्न हो जाता है। मैं अपने विषय इतिहास के द्वारा आपका हर स्तर पर सहयोग करूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बच्चों को विभिन्न टॉपिक पर लेकर बहुत समस्याएं होती हैं, क्योंकि इतिहास एक बहुत ब्रॉड विषय है, ब्रॉड सब्जेक्ट होने के नाते इसमें बच्चे हमेशा परेशान होते हैं। 5000 वर्षों का भारतीय इतिहास में डेटा बहुत ज्यादा, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, तो बच्चे आसानी से लर्न नहीं कर पाते। सामान्य इतिहास तो पढ़ने में थोड़ा बहुत इच्छा आपको करती है, लेकिन जैसे ही हम रीजनल हिस्ट्री की ओर आते हैं, रीजनल हिस्ट्री से बच्चे मुंह चुराने लगते हैं, जबकि सिलेक्शन उन्हीं आसपास से क्वेश्चनों से होता है। क्योंकि सामान्य जानकारी, देखिए बड़े प्रैक्टिकली मैं बात आपसे करना चाहूंगा, सामान्य जानकारी तो सभी को होती है, लेकिन जब आप विशिष्ट जानकारी में जाते हैं, स्पेशल जानकारी में जाते हैं, वहीं से आपका सिलेक्शन होता है। सामान्य जानकारी से सिलेक्शन रुकेगा नहीं, सामान्य जानकारी के बिना तो आप कभी तैयारी कर ही नहीं सकते, लेकिन आपका सिलेक्शन जब तक आप विशिष्ट नॉलेज नहीं लेंगे तब तक नहीं होगा। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक विषय, एक टॉपिक को जहाँ बच्चों को बड़ी दुरूहता होती है, उसको मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा। बहुत ढेर सारे राजाओं की चर्चा वहाँ पे होती है, बहुत ढेर सारे राजवंशों की वहाँ चर्चा होती है। तो एक मैं छोटा सा टॉपिक की आपको झलक दिखाना चाहता हूँ, जिसे कहते हैं पूर्व मध्य काल। ठीक है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। पूर्व मध्य काल, पूर्व मध्य काल हम जब आते हैं तो इसमें एक टॉपिक बनता है जिसका नाम है 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य भारत की राजनीतिक स्थिति। यह एक टॉपिक है जो बच्चों को हमेशा परेशान करता है। आपको बता दूं, इसमें दोनों कड़ियां आपको मिलेंगी, उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति, उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत। सामान्यतः मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि यह जो युग है यह सामान्यतः
राजनीतिक विकेंद्रीकरण का युग है ना। इंग्लिश में कहते हैं इसे डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है, तो इसी को उत्तर भारत की सिचुएशन में स्पेशली, क्योंकि ढेर सारा राजपूत राजवंश होने की वजह से इसी को राजपूत काल कहते हैं। उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में नहीं, आपको उत्तर भारत में राजपूत काल। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने, प्रोफेसर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में थे, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इस अवस्था को राष्ट्र के अंदर अनेक राष्ट्र का, ठीक। तो आप ध्यान दें कि यह राजनीतिक रूप से विकेंद्रीकरण का युग था और इसीलिए डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इसे राष्ट्र के अंदर राष्ट्र कहा, है ना। वो मैं अब आपको दिखाना चाहता हूं कि ऐसी क्या सिचुएशन थी और कौन कौन से ऐसे राजवंश थे जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में रूल करते थे, जिससे आप आसानी से उसे समझने में कामयाब हो जाएंगे। एक जनरल क्वेश्चन बनता है, कौन सा डायनेस्टी कहां थी, कौन किसका फाउंडर है, तो थोड़ा सा आपको समझने में आसानी मिलेगी, है ना। और एक क्वेश्चन और मैंने इधर भी देखा एग्जाम में कि उत्तर से दक्षिण के शासन करने वाले राज्यों का सीक्वेंस लगाइए आप। ऐसे भी क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, इसे थोड़ा आप आसानी से समझ जाएंगे। तो आइए मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, भारत की मैं मैपिंग यहां करना चाहता हूं जिससे आप आसानी से समझ पाए। देखिए, ओरिजिनल मैप संभव नहीं है, वो एक आर्टिस्ट ही बना सकता है, लेकिन हाँ एक दिशा मैं देने का प्रयास कर रहा हूं जिससे आपको दिशा का ज्ञान आसानी से हो जाए। ये विंध्य पर्वतमाला है जो दो भाग करती है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। अब मैं आपको यहां पर 8th to 12th शताब्दी की पॉलिटिकल सिचुएशन दिखाता हूं। राजनीतिक स्थिति, भारत में क्या स्थिति थी। शताब्दी के भारत की राजनीतिक स्थिति मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, पॉलिटिकल सिचुएशन। अब मैं दिखाना चाहता हूं, जैसा कि मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि यह डिसेंट्रलाइज समय है। तो आइए मैं अब आपको यहां से दिखाता हूं कहां कैसे चीजें यहां पर हुई। तो सबसे पहले मैं आपको राजस्थान से लेते हुए यहां गुर्जर प्रतिहार वंश की बात मैं करना चाह रहा हूं। गुर्जर प्रतिहार वंश, हरिश्चंद्र द्वारा स्थापित यह राजवंश, ऐसा कहा जाता है। गुर्जर प्रतिहारों से अलग होकर आगे चल के मालवा एमपी में है, मालवा का परमार वंश यहाँ पे रूल करता था। उपेंद्र वगैरह फाउंडर माने जाते हैं। अब देखिए, फिर यहाँ पर हम चलते हैं, प्रतिहारों की कहते हैं बाद की एक शाखा मालवा में भी रूल करती थी,
और वही परमार के रूप में स्थापित हुए। फिर इधर मैं आपको थोड़ा सा बुंदेलखंड की चर्चा मैं करना चाहता हूं। लगभग ये एरिया होगा बुंदेलखंड का चंदेल वंश, चंदेल वंश। फिर हम आते हैं इधर कन्नौज की ओर। आपको कन्नौज, कन्नौज का गढ़वाल वंश, ये भी राजपूत थे, गढ़वाल वंश। अब इस कड़ी में यहां असम की घाटी में, असम में एक राजवंश था वर्मन वंश की भी बात होती है। इस भास्कर वर्मन वगैरह यहाँ के राजा हैं जिनकी काफी चर्चा हुई है। अब इस कड़ी में यहाँ बंगाल, जब हम बंगाल की बात करते हैं, बंगाल ज्वाइंट आप लें, ठीक है, तो जब बंगाल की हम बात करते हैं तो बंगाल बिहार क्षेत्र में स्पेशली पाल वंश और एक के बाद एक सेन वंश, ठीक है। और अब आपको थोड़ा सा यहां मैं गुजरात ले आ रहा हूं। गुजरात में एक सोलंकी चालुक्य वंश रूल कर रहा था, सोलंकी चालुक्य वंश, ठीक है। तो चालुक्यों, सोलंकी चालुक्यों की भारत में 4 शाखाएं हैं। वन बाई मैं वन आपको समझाता हूं। ये इधर पंजाब से लेकर दिल्ली के आसपास के जोन में एक, माने पंजाब एवं दिल्ली में चाहमान वंश शासन करता था। चौहान, चाहमान से मतलब चौहान, माने चाहमान शुद्ध टर्मोलॉजी में, लेकिन नॉर्मल टर्मोलॉजी से इन्हें चौहान, पृथ्वीराज चौहान का नाम आप सभी जानते हैं, उनका राजवंश था। फिर इधर जम्मू एंड कश्मीर में जब हम आते हैं तो यहां कारकोट, उत्पल एवं लोहार वंश इस समय एक के बाद एक रूल किया हुआ है। आइए फिर आपको यहां पर हम काबुल में एक हिंदूशाही वंश था। यहां पर काबुल में हिंदूशाही वंश यहां रूल करता था, हिंदूशाही वंश, ठीक है। अब ये तो उत्तर भारत का मैंने आपको एक सेंस दिया। जब हम इनकी एक एक करके हम आपको डिफाइन भी करेंगे, कारकोट वंश में कौन सा रूलर था, उत्पल वंश में कौन सा रूलर था, लोहार वंश में कौन सा रूलर था, ठीक है। फिर हम चौहान में चलेंगे तो पृथ्वीराज तो नाम आप सुने, इसके अलावा कौन कौन से राजा थे। वर्मन वंश में जब हम आते हैं तो वर्मन वंश असम का बड़ा महत्वपूर्ण वंश है। असम घाटी में महाभारत काल से यहाँ की चर्चा मिलती है। ऐसा नहीं है कि बस अचानक इनकी चर्चा हुई, महाभारत काल से भी चर्चा मिली है। 9 पाषाणिक स्थल भी यहाँ वर्तमान में खोजे गए हैं। जब हम बंगाल में आते हैं तो पाल वंश से पहले हर्षवर्धन के समय में यहाँ पर चंद वंश रूल करता था, शशांक यहाँ शासन करता था। उसके पश्चात यहाँ गोपाल ने पाल वंश स्थापित किया। तो कुल मिलाकर ये यहाँ कई राजा इसके अंदर हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पुट अप करता है। तो जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम इनके अंदर आपको वन बाय वन एक एक राजाओं की उपलब्धियां बताएंगे। तो ये सामान्य एक जानकारी उत्तर भारत की मैंने आपको देने का प्रयास किया। अब देखिए, अब मैं लेकर चलता हूं आपको साउथ इंडिया, दक्षिण भारत। ऐसा नहीं कि दक्षिण भारत अछूता था, वहां कोई राजनीतिक स्थिति नहीं थी, वहां पर भी राजनीतिक स्थिति थी। तो आइए, ये मदुरई आज के तमिलनाडु में, मदुरई माने पॉलिटिकल 3 सेंटर थे यहां, तंजाउर आज कहते हैं जिसे, तंजाउर, फिर इधर कांची। ये तीनों के तीनों आज के तमिलनाडु में, ठीक है। अब यहां कांची में पल्लव वंश का इतिहास काफी पुराना है। ये आपको गुप्त काल से जोड़ सकते हैं हम यहाँ पर आपको, क्योंकि समुद्रगुप्त के बारे में सूचना मिलती है कि पल्लव के राजा विष्णुगुप्त को परास्त किया था। उसके पश्चात भी पल्लवों की जानकारी मिलती है। मदुरई में पांड्य वंश और इन्हीं के बीच में एक राजवंश संगम काल में भी तो था,
लेकिन इधर ये 8वीं सेंचुरी के पश्चात 9वीं सेंचुरी में यहाँ विजयालय नामक व्यक्ति ने यहाँ पर एक चोल वंश स्थापित किया। तो साउथ इंडिया की ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। इसके पश्चात कर्नाटका जोन में वातापी का नाम बादामी भी मिलता है। बादामी के चालुक्य यही सबसे पुराना चालुक्य वंश है। देखिए चालुक्यों की 4 शाखाएं हैं, सबसे पुराना ये कर्नाटक बादामी वाला चालुक्य वंश है। इसके पश्चात मैं आपको बताना चाहूंगा इन्हीं चालुक्यों ने बेंगी पर अधिकार कर, बेंगी माने आज का आंध्र प्रदेश, बेंगी का चालुक्य वंश, ठीक है। अब महाराष्ट्र के जोन में आ जाते हैं। पहले यहां राष्ट्रकूटों ने शासन किया मान्यखेट इलाके में, फिर कल्याणी के चालुक्य, ये दोनों महाराष्ट्र में। देखिए मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि चार चालुक्यों की शाखाएं थी, वातापी के चालुक, बेंगी के चालुक, कल्याणी के चालुक और गुजरात के सोलंकी चालुक। गुजरात के सोलंकी चालुक्यों पर ही तुर्कों का आक्रमण हुआ, चाहे वो महमूद गजनवी 1025 एडी में गुजरात के सोमनाथ के शिव जी के मंदिर को जो लूटा था, लगभग 6.5 टन सोना लूट ले गया था, ठीक है। तो यही राजवंश के राजा थे जब उसने अटैक किया भीम प्रथम के समय में, ठीक है। ऐसे ही महमूद गजनवी तो लुटेरा था ही, जब मोहम्मद गोरी भी भारत पर अधिकार के लिए अटैक किया तो उसने भी इस सोलंकी चालुक्य वंश पर अटैक किया। तो उसमें यहाँ मूल राजदूती शासक था, यहाँ पर मूल राजदूती अल्पवयस्क था, तो उसकी माता नायिका देवी ने मिलकर, दोनों ने मिलकर यहाँ मोहम्मद गोरी को हराया था। मोहम्मद गोरी भारत में 1178 एडी में पहली बार भारत में यही हारा था। तो सोलंकियों का भी इतिहास काफी रोचक है ना, जिससे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। एक एक करके 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, और उससे बाहर कुछ एग्जाम में आ ही नहीं सकता। बस जब सिस्टमैटिक ढंग से आप हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे मैं आपको ज्ञान देता चला जाऊंगा। लेकिन फिर भी आपको इससे भी काफी चीजें आसान हो जाएंगी। जब आप टॉपिक में जाएंगे तो हम लोग फोल्डर्स बनाएंगे, हम लोग नोट्स बना करके आप लोगों को देंगे। जब हमारे साथ आप जुड़ते चले जाएंगे तो बेहतर तरीके से निर्माण होगा। एक एक टॉपिक पढ़ाता भी जाऊंगा। इसके अलावा अब आइए, इस स्थिति में ये क्या है, विकेंद्रीकरण। कोई भी भारत में मजबूत राजवंश नहीं है, जिसका परिणाम क्या हुआ कि इस्लामिक सत्ता का उदय हो रहा था अरब जगत में, अरबों का उदय हुआ। अरबों ने इस्लाम धर्म के प्रचार के उद्देश्य से साम्राज्य विस्तार का सहारा लिया, और उस साम्राज्य विस्तार की कड़ी में अरबों का अटैक भारतीय क्षेत्रों पर भी हुआ। अरबों ने पहले 2 अटैक अरब सागर के माध्यम से साउथ इंडिया पर करने का प्रयास किया। तो दक्षिण भारत में वातापी के राजाओं ने इनको कोंकण क्षेत्र में परास्त कर दिया। पुलकेशी जैसे राजकुमारों ने यहां पर इनको कोंकण क्षेत्र में परास्त, कोंकण क्षेत्र आज गोवा के आसपास का पड़ता है, वहां पर उन्हें परास्त कर दिया। तो दोनों असफलता के पश्चात फिर ये जो मुस्लिम अटैकर थे, विशेषकर अरबियन, इन्होंने फिर इस रास्ते से स्थलीय मार्ग से घुसने का प्रयास किया, और अंततः मोहम्मद बिन कासिम को सिंध जीतने में कामयाबी मिल गई। मोहम्मद बिन कासिम माने मुस्लिम अटैकर यहां प्रवेश करने में सफल रहे। तो उसका सीधा रीजन ये है कि भारत की पॉलिटिकल सिचुएशन है ना, ये तो कहिए गुर्जर प्रतिहार थोड़ा ताकतवर थे, तो सिंध से आगे अरब नहीं पहुंच पाए, वहीं वो समाप्त हो गए। लेकिन जैसे प्रतिहार बटे, ये परमार, चंदेल, गढ़वाल, चाहमान, ये सब कहीं ना कहीं गुर्जरों से ही टूट करके अलग हुए, ठीक है। तो आपको बताऊं, जब यहां पर यही सिचुएशन कंटिन्यू बनी रही, तो अंततः तुर्कों ने भी, तुर्क भी मुसलमान थे, तुर्कों ने इन क्षेत्रों पर अटैक किया। जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले बताया, महमूद गजनवी लूटने में कामयाब रहा,
मोहम्मद गोरी साम्राज्य स्थापना में कामयाब रहा। तो जो जो चाह रहा वो कर ले रहा विदेशी। इसका सीधा रीजन यही है कि हम राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुके थे, हमारे अंदर एकीकरण था ही नहीं। इसीलिए उत्तर भारत में इस्लामिक राज्य स्थापित, माने पूर्णतः इस्लामिक नहीं, तुर्कों का राज्य स्थापित होने में सफल रहा, जिसको हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। तो वन बाय वन इसका हम अध्ययन आपको कराते हुए चले जाएंगे। अब हम जब साउथ में आते हैं तो साउथ की पॉलिटिकल सिचुएशन शुरू में ऐसी ही थी, लेकिन यहां थोड़ा सा ज्योग्राफिकल व्यू से प्लस पॉलिटिकल व्यू से यहां थोड़ी सुरक्षित स्थिति थी। ज्योग्राफिकल व्यू से मैं पहले चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि विंध्य पर्वतमाला क्रॉस करना आसान नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी से पहले कोई विंध्य पर्वतमाला क्रॉस करके नहीं आ पाया। पहले शुरू में मैंने बताया कि अरबियन यहां फेल हो गए, ठीक है। दूसरी चीज, इधर से अरब सागर, इधर से बंगाल की खाड़ी, तो इन जब विशाल जल क्षेत्रों को यूरोपियों से पहले कोई रौंद नहीं पाया। यूरोपियों के पास हैवी नौसेना थी, इसलिए वो उन्होंने इस रास्ते के जरिए भारत में सफलता प्राप्त की। उनके पहले ये दक्षिण के लिए सुरक्षा का द्वार जैसा काम करते, प्लेटफॉर्म थे, ये जल दुर्ग थे। जैसे कहते हैं कि पाटलिपुत्र के बारे में कहते हैं कि उसकी सुरक्षा के लिए मगध के शासकों ने जल दुर्गों का भी निर्माण किया था। ये नेचुरल जल दुर्ग थे जो साउथ को सुरक्षित बनाते थे। पहली चीज भौगोलिक कारण। दूसरी चीज, यहां चोलों के नेतृत्व में एक विशाल डायनेस्टी स्थापित हुई। चोलों के नेतृत्व में दो विशेष कर राजाओं की मैं बात करना चाहता हूं, राज फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट। ये पिता पुत्र है, ये पिता है और इनके पुत्र हैं। इन दोनों के नेतृत्व में पूरे साउथ इंडिया पर कब्जा करने के साथ साथ संपूर्ण श्रीलंका भी जीत गया। उत्तर भारत में बंगाल तक इन लोगों ने, माने इन्होंने उड़ीसा तक, राजेंद्र फर्स्ट ने बंगाल तक अपनी स्थिति मजबूत बना दी। इसके अलावा राजराज फर्स्ट ने अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप, मालदीव सहित 12,000 द्वीपों पर कब्जा कर लिया। और राजेंद्र फर्स्ट ने बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित आगे बढ़ते हुए श्री विजय साम्राज्य तक अधिकार कर लिया। सुमात्रा द्वीप के आसपास तक ये पहुंच चुके थे, ठीक है। और यहां रहने वाले लगभग 1200 द्वीपों पर कब्जा कर लिया। अब हम इनको वन बाय वन आपको विश्लेषण करने देते हुए आपको एक एक चीजें मैं समझा दूंगा। इससे आप ये बेहतर तरीके समझ सकते हैं कि कौन कहां रहा होगा और किससे टूटकर किसका निर्माण हुआ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फैक्ट बनाने में आसान होता, फैक्ट को रटने में आसान हो जाता है। जब हम बड़ी परीक्षाओं में जाते हैं तो पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी थी, कैसे इस्लामिक सफलता मिली, कॉन्सेप्ट से बना करके क्वेश्चन बड़ी परीक्षाओं पूछता, मैंने यूजीसी वगैरह, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्लेट वगैरह के एग्जाम में, तो आप सब करने में सफल हो जाएंगे और मैं एक समग्र विश्लेषण के साथ आपको जोड़ूंगा। धन्यवाद।